हेलो गाइस, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। आई एम वेदवीर। हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट करी है बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन यूनिट है हर किसी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे वो आपका यूजीसी नेट है कॉमर्स, चाहे वो यूजीसी नेट मैनेजमेंट है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट एचआरएम, चाहे वो आपका पीजीटी कॉमर्स। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन यूनिट है। इसके बिना कोई भी यूनिट में कॉमर्स का एग्जाम आपका नहीं बनता है। तो हमने इससे पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, हमने इससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया, और इसके साथ साथ हमने जो स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कवर किया, और हमने जो है लेवल्स के साथ साथ हमने प्लानिंग जो है वो भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, और हमने एक टॉपिक कवर किया था कोऑर्डिनेशन का। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट आपके मिस हो गए हैं, छूट गए हैं, या जो लोग रिपीट करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी बताया था मैंने आपको। तो आप ये जितने भी फंक्शंस हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनसे आपके डिटेल में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। जैसे प्लानिंग, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो टॉपिक हैं ये सब आपको जो वो डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे वो आपका कॉमर्स का एग्जाम है, चाहे वो पीएचडी का इंटरव्यू है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, क्या बताए थे मैंने आपको? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म बाय द मैनेजर। तो यहां पर वो क्या करता है, वो 5 फंक्शंस परफॉर्म करेगा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 हमारे फंक्शंस होते हैं। या कुछ लोगों ने डेफिनेशन में ये भी बताया था कि मैनेजमेंट इज द ग्रुप ऑफ फंक्शनिंग दैट आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग फंक्शंस हमारे दिए थे। ये डेफिनेशन किसने दी थी? कुंट्स और डोनेल ने। ठीक है, ये कई बार ये डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है। एक पर्सन और है जिन्होंने कुंट्स, एक खाली अकेले कुंट्स हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी थी POSDCORB। ये डेफिनेशन भी याद रखना। कई बार ना ये डायरेक्ट वर्ड दे देता है आपको और बोल देता है बताइए जरा ये डेफिनेशन किसने दी थी। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइज ग्रुप टू अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कई बार ये भी पूछ लेता कि ये डेफिनेशन आपकी किसने दी। तो मतलब अगर आप इसमें से डेफिनेशन का क्वेश्चन अगर आता है, देखो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आता, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो बुक है वो किसने लिखी थी, या छोटी छोटी जो मतलब क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें से आ जाते हैं। अब इसने ये पूछ लिया कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है, तो इन्होंने अलग तरीके से फंक्शंस को डिफाइन किया। तो इन्होंने बोला कि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। तो वहां पर इनका एक सीक्वेंस होता है, एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है। पहले आप प्लानिंग करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। कंट्रोलिंग करने के बाद फिर आप दोबारा से किस पे आ जाओगे? प्लानिंग पे आ जाओगे। तो ये हमारा एक साइक्लिकल प्रोसेस रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, जो हमें परफॉर्म करना ही करना होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस मैंने ऑलरेडी बता ही दिए आपको: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपको, जो वो सीक्वेंस करने के लिए दे दिया था। आपको पूछा था कि भाई इनमें से सीक्वेंस करके बताइए कौन सा काम आपका पहले होगा, कौन सा काम आपका बाद में होगा। लेकिन उसने डायरेक्टिंग नहीं दिया था, वहां पर आपका लीडरशिप दिया था। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई लीडरशिप कहां पर आएगा? लीडरशिप आपका पार्ट होता है किसका? डायरेक्टिंग का। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सा आपका जो किसका पार्ट है और कौन सी फंक्शनिंग पहले आएगी, कौन सी फंक्शनिंग आपके बाद में आएगी। तो प्लानिंग में हमने क्या देखा? प्लानिंग का मतलब है कि आपने ये चीज डिसाइड करी कि प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। ये सारी चीजें आपके किस में आ जाती है? प्लानिंग में आ जाती है। तो प्लानिंग इज रिलेटिव टू फ्यूचर। पास्ट के लिए कभी भी हम प्लानिंग नहीं करते, पास्ट के लिए हमेशा कंट्रोलिंग करते हैं। जो चीजें हमारी हो गई हैं उसको आप देखना, देखने के बाद अब आगे फ्यूचर के लिए प्लान करना, वो आपका प्लानिंग में आ जाएगा। ठीक है, प्लानिंग में क्या रहता है? डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज रहती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आपके पास रहते हैं। उस ऑल्टरनेटिव्स में से आपको क्या करना पड़ता है?
डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट ही ना हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, तो प्लानिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं है। प्लानिंग हमारा एक डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव के लिए हमें अचीव करना पड़ता है कि भाई ये हमारा डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम प्लान करेंगे, देखेंगे व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू, फॉर whom टू डू। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब जो है वो हम अपना ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो है कॉर्पोरेट लेवल की प्लानिंग होती है, आपकी बिजनेस लेवल की प्लानिंग होती है, आपकी ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग होती है। तो कॉर्पोरेट लेवल की जो प्लानिंग होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, आपके जो बिजनेस लेवल की जो प्लानिंग होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं, और आपकी जो फंक्शनल और ऑपरेशन लेवल की जो प्लानिंग होती है वो आपकी कौन करता है, वो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं। सबके अलग अलग काम आपके रहते हैं। स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर टू परफॉर्म इट्स बिजनेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, वहां पर आपके जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो ये जो प्रीवियस वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा, ये सारी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है ये चीजें कवर करेंगे। उसके बाद ये आपका आ जाएगा एचआरएम में आएगा। ठीक है, ये सारा आपका एचआरएम में आपका कंसीडर हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिंग में आपको जो है एक तो मोटिवेशन पढ़ना है, आपको मोटिवेशन के थ्योरी आपकी डायरेक्टिंग में ही आ जाएंगे, और आपकी जो है वो लीडरशिप आपकी आ जाएगी। ये 2 थ्योरीज आपकी जो डिटेल में आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एक आपका तीसरा पार्ट आ जाता है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी आपको जो वो डायरेक्टिंग में ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। देखो जब आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे, कैसे आप सिलेक्शन करोगे। हम यहां पर हैं और हमें इस लेवल तक पहुंचना है। तो यहां से डिजायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव तक हम कैसे पहुंचेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, आपका कोई प्लान नहीं है, तो बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम जो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पर आपको जो वो पहले से ही आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको हायरार्की बताई थी कि पहले आप विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव कहां कहां पर आपके सेट होते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब आपकी उसमें आ जाती है, आपकी पूरी हायरार्की होती है। इसके अकॉर्डिंगली ही आप जो चीजें हैं वो अपनी सेट करोगे। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जैसे यहां पे एक पिक्चर आपको दिख रही है कि ये पर्सन है। ठीक है, इसके नीचे ये 3 पर्सन है, इसके नीचे मतलब ये 3 पर्सन, और इसके नीचे ये 3 पर्सन, और इसके नीचे ये 3 पर्सन। ये रिपोर्ट करेंगे इसको, और ये रिपोर्ट करेगा इसको, ये रिपोर्ट करेंगे इसको, ये रिपोर्ट करेगा इसको, ऐसे ही ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जितनी भी डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं उनको आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करो, उसमें ये देखो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज का सिमिलर फंक्शनिंग है। जिन जिन एक्टिविटीज की सिमिलर फंक्शनिंग है उनको आप एक ग्रुप में बना दो, एक डिपार्टमेंट बना दो। उनको बोल दो कि भाई ये आपका काम है। मार्केटिंग वालों का एक अलग काम बना दिया, इनका अलग काम बना दिया, फंक्शन फाइनेंस वालों का अलग काम बना दिया, एचआर वालों का अलग काम बना दिया। तो सबके जितने भी सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं उनको आप क्या कर दो, आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई करने के बाद इनके ग्रुप बना लो, और ग्रुप के फिर उसके बाद आप बनाओ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर में आप क्या डिसाइड करोगे, कौन किसका बॉस रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट में भी ये चीजें होती है ना कि भाई आप किसको रिपोर्ट करोगे, आपको कौन रिपोर्ट करेगा। ये सारी पूरी हायरार्की होती है, हायरार्की ही हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें मतलब यहां पर जो वो ऑर्गेनाइजिंग में आपके आ जाती है। यहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक तो एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं, उनको ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद जो आपकी हायरार्की है, हायरार्की मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं वो आपके किस में आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज को ग्रुप करना, ग्रुप करने के बाद उनकी टीम बनाना, टीम बनाने के बाद उनका स्ट्रक्चर तैयार करना, और उनको काम बता देना। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी रिलेशनशिप, अपना नेटवर्क तैयार करना, वो सारी एक्टिविटीज जो वो किस में आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग में फर्क होता है। यहां पर सिर्फ रिलेशनशिप बन रहे हैं, हायरार्की बन रही है, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। उसके बाद ये जो पोस्ट आपको पता चल गई कि भाई कितनी कितनी पोस्ट है, पोस्ट पता चलने के बाद आप क्या करोगे, हायरिंग करोगे। ठीक है, वो आपका स्टाफिंग हो गया। हायरिंग करने के बाद अब आप उनको काम बताओगे। ठीक है, उनको कमांड करोगे, उनको बताओगे भैया आपको ये काम करना है, ऐसे करना है या ऐसे करना है, ये आपका गोल है, ये आपका टारगेट है, ये चीजें आपकी हैं।
ठीक है। लेकिन जब तक आपको ये हायरार्की का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन रिलेशनशिप में हमारे, कौन हमारी टीम में है, कौन हमारी टीम का पार्ट है, कौन हमारी टीम का पार्ट नहीं है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली किसी को भी जाकर रिपोर्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा अपने बॉस को ही कोऑर्डिनेट करोगे और आपका बॉस ही आपसे कोऑर्डिनेट करेगा। आप इतने सारे लोग जो घूम रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हर कोई पर्सन आपको आइडेंटिफाई नहीं करेगा और ना आपको हर किसी से पर्सन से मतलब है। ठीक है, अगर आप फाइनेंस के हो तो आपको फाइनेंस की जो टीम है आपको उसी से मतलब है, आपको प्रोडक्शन और बाकी टीम से मतलब नहीं है। उसका मैनेजर कौन है, क्या क्या चीज़ है, आपको अपनी टीम के जितने भी पर्सन है उनसे रिलेशन आपको बनाने हैं। ठीक है, तो कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है ये सारा हम यहां पर देखेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन कैसा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिवाइड हो रखी है। ठीक है, प्रोजेक्ट के बेसिस पे है, प्रोडक्ट के बेसिस पे है, लाइन के बेसिस पे है, तो ये सारी चीजें हमारी जो वो इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहां पे सारा ये चीजें डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखिए तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में बेसिकली क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में इसने बताया कि इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही तैयार करते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई कौन कौन सा पर्सन हमारा जो वो यहां पर आता है। ठीक है, कौन कौन से पर्सन जो किसको आपका रिपोर्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमारी हायरार्की कैसी रहेगी, हायरार्की हमारी टॉल रहेगी, शॉर्ट रहेगी, कैसी रहेगी, तो उसके हिसाब से हम यहां पर ये चीजें डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ विच इंक्लूड द डिजाइनिंग ऑफ द रोल टू बी फुलफिल बाय द सुटेबल स्किल्ड पीपल। ठीक है, हमारे जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, वो कौन कौन सा रोल अपना परफॉर्म करेंगे, किस किस को अपना रिपोर्ट करेंगे, किसको अपना काम जो है बताएंगे, कौन उनको डायरेक्ट करेगा, कौन उसको लीड करेगा। ठीक है, कौन किसका बॉस रहेगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे, ताकि ये इजी रहे हमारा जो वर्क है उसको परफॉर्म करने में और हमारे टास्क को इजी अचीव करने में। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा हमें काम कौन बताएगा, हम किसको काम बताएंगे, या कौन हमें रिपोर्ट करेगा, हम किसको रिपोर्ट करेंगे, हमें काम करवाना किससे, आप ऐसा तो हो नहीं कि आपके पास अपार शक्तियां हैं और आप गए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम आपने देख लिया, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। आप खुद के काम देख लो, वही बहुत होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पूरा एक सेट हमने जो है वो डिजाइन किया होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स जो डिजाइन करे जाते हैं वो इसी के हिसाब से करे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो मैंने आपको बताया टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये कोऑर्डिनेट करेगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, पॉलिसी बनाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो कम्युनिकेट करेंगे किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगी किसको, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पर्सन आते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये सारा आपका जो वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इनके रिलेशनशिप बनाना, कौन किसका बॉस रहेगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट रहेगा, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, पता चले वो मैं भी वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं और आप भी वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हमारा ना रहे। ठीक है, आपका काम जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए और क्लैशेज हमारे ना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, काम को ऑर्गेनाइजिंग कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आप, जैसे हम अपने घर में भी बात करें, अब मान लो सारा सामान आपका मिक्सअप हो जाए, अगर सारा सामान आपका मिक्सअप हो जाए, अब मान लो बेडरूम का, किचन का, बाथरूम का, फिर वहां पे आइडेंटिफाई करने में आपको मुश्किल रहेगा ना। तो आप एक काम करो कि जिसकी जिसकी जैसी जैसी एक्टिविटीज हैं, जिसका जैसा जैसा फंक्शनिंग है, बाथरूम का सामान आप बाथरूम में रख दो, किचन का सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में, वहां से फिर आपको आइडेंटिफाई करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हमारे पास यहां पे बताई जाती हैं कि किसका किसके साथ में कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, कैसी हायरार्की रहेगी, कैसा हमारा रोल रहेगा, कैसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, ये चीजें हमारी यहां पर रहती हैं, ताकि हम अपनी जो ड्यूटीज हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस है, उसको हम टाइम पे परफॉर्म कर सकें और देख सकें कि भाई हमारे जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपका बॉस कौन है या आप किसको रिपोर्ट करेंगे, आपको कौन रिपोर्ट करेगा, तो आप काम कैसे करवाओगे, आप पागल हो जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए ये चीजें पता होनी चाहिए। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में आपको ओरिएंटेशन करवाया जाता है, तो ओरिएंटेशन में यही चीजें बताई जाती हैं कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, आपको कौन रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें आपको वहां पर समझाई जाती हैं। लेकिन ये बनाई तो पहले ही जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपके आ जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का एम क्या होता है,
टू पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, मतलब हम इजीली जो वो काम कर सकें एक कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव के लिए, और सही तरीके से हमारे जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे अचीव हो सके। वो कब अचीव होंगे? जब हम सिंक्रोनाइज वे में सही तरीके से काम करेंगे। आपको पता रहेगा कि भाई आपको क्या काम करना है, मुझे भी पता रहेगा कि मुझे क्या काम करना है, आपको पता रहेगा आपको क्या काम करना है। जितने भी लोग बैठे हैं सबको अपना अपना फंक्शनिंग बता दो, कोई भी काम में दिक्कत नहीं रहेगी। दिक्कत कहां आएगी? आप बोल दो कि भैया हमें ये काम करके देना है। ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये बोल दिया कि भैया हमें ये काम करके देना है और टास्क और रिलेशनशिप आपको नहीं बताए, ठीक है, आपको जो है वो रोल डिवाइड नहीं करे, तो लोग क्या करते हैं? आसान काम ढूंढते हैं जिसमें कम टाइम लगे, जिसमें टाइम पास ज्यादा हो, तो लोग ऐसे काम ढूंढते हैं। अब ऐसे करके तो भाई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती ना, तो इसलिए आप सबको जो वो टीम बना दी, ग्रुप बना दिए, टीम लीडर बना दिए, सबके हायरार्की बना दी, रिलेशनशिप बना दिए। अब कौन किसको बताएगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, तो ये सारे नेटवर्क आपके यहीं पर तैयार हो जाते हैं। आप कौन सी पोजीशन पे काम करेंगे ये भी आपको पता रहता है। आप मतलब टीम में काम करेंगे, या टीएल है आपकी पोजीशन, या आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, या आप मैनेजर हैं, सबके टास्क अलग अलग होते हैं। टीएल का काम अलग होता है, एक नॉर्मल वर्कर जो है उसका काम अलग होता है, असिस्टेंट मैनेजर का काम अलग होता है, ठीक है, मैनेजर का काम आपका अलग होता है, डिविजनल हेड का काम अलग होता है, सबके काम आपके अलग अलग होते हैं। तो उनका जो काम है वो उसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ताकि हम अपने जो कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। इसने क्या बोला? ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व द असाइनमेंट ऑफ टास्क, द ग्रुपिंग ऑफ टास्क इनटू डिपार्टमेंट। यही चीज मैंने आपको बताई कि आपको टास्क जो वो असाइन करने हैं, आपको एक्टिविटीज को ग्रुप करना है एक डिपार्टमेंट में, ताकि हमें यह पता रहे कि किस काम के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सेल्स का काम है, आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाओगे, मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाओगे। अब हर किसी पर्सन से थोड़ी पूछ तो फिरोगे, फिर आप वहां पे आपको जो है वो डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए जाएंगे और उनको बोल दिया जाएगा भाई ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा सेल्स वालों का काम है। सेल्स वाले अपने सेल्स का ही काम देखेंगे, उनका एक एरिया डिफाइन कर दिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है कि आप जो है वो किस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी देखते हैं, और हमारे इससे हमारा क्या रहेगा? इससे हमारी ये भी चीज रहती है कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम सही तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हमारे रिसोर्सेज को एक ऑब्जेक्टिव में हमें कैसे कन्वर्ट करना है, या डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? डिफाइंड मतलब जो है ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप प्लानिंग करो, प्लानिंग करने के बाद ये चीजें करनी आपको बहुत जरूरी थी। प्लानिंग कर ली, ये चीजें नहीं करी, आगे की चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। आपको ये नहीं पता होगा नंबर ऑफ पोजीशन आपके यहाँ है कितनी, तो आप किसको रिक्रूट करोगे, किसको आप रिक्रूट नहीं करोगे, वो तो आपकी बात की चीजें रह जाती है। तो इसलिए यहां पर ये चीजें आपको टास्क डिजाइन करना आपको लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें हमारा क्या क्या रहेगा? इसमें हमारी चीजें क्या रहेंगी? वर्क स्पेशलाइजेशन हो जाता है या डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, ठीक है। आपका जो काम है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, काम आपका सिंप्लीफाइड हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका जो है वर्क जो है वो आपका सिंप्लीफाइड हो जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, आपका एक पर्सन के ऊपर काम नहीं रहेगा, आपका धीरे धीरे करके काम जो वो आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग के बाद, दूसरे नंबर पर आपका यही फंक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बार आपने कर दिया उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, काम के अकॉर्डिंगली आपको जो टास्क अपने डिजाइन करने पड़ेंगे, आपको अपनी एक्टिविटीज आपको प्लान करनी पड़ेंगे, ठीक है। अपनी एक्टिविटीज आपको क्या करनी पड़ेंगे? प्लान करनी पड़ेंगे, और अपना जो है एक कंटिन्यूटी में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज है, हमारी कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जब आपने जो है वो एक्टिविटीज अपनी आइडेंटिफाई कर ली, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल ग्रुप अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। जितने भी सिमिलर सेट ऑफ एक्टिविटीज है, फाइनेंस का जितना भी काम हो रहा है उनको एक डिपार्टमेंट कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उनका एक ग्रुप बना लो, उनका एक डिपार्टमेंट बना लो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है, तो उसके हिसाब से हम जो चीजें हैं उनको प्लान आउट करते हैं। उसके बाद आपका आता है रिसोर्स एक्यूमुलेशन। रिसोर्स एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट वे में यूज करना। अब हमारे पास जितना टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करके हम क्या करेंगे? अपनी चीजों को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव नॉट एंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजिंग एक तरीका है अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजिंग करते ही आपका जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गए।
ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू आप अपना क्या कर सकते हो, अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को प्लान आउट कर सकते हो, फेज आउट कर सकते हो, एक्टिविटीज को ग्रुप कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये काम कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया, स्टाफिंग कर दी आपने आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक तरीका है अपने गोल की तरफ बढ़ने का, एक सिस्टमेटिक वे में काम को करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आपने ये काम कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वहां पर आपको जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आपको फेज आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद आपकी वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये जो नेटवर्क है, ये अथॉरिटी रिलेशनशिप का जो नेटवर्क है, ये क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल हो जाता है। उसके हिसाब से हम ये सारा नेटवर्क अपना तैयार करेंगे, रिलेशनशिप अपना तैयार करेंगे और देखेंगे कि भाई किसके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और कैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। किसके पास पावर रहेगी इंस्ट्रक्शन देने की और किसकी जिम्मेदारी रहेगी काम को करने की। तो ये नेटवर्क कैसे तैयार होगा, ये नेटवर्क आपका तैयार होगा ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। ठीक है। इसके साथ साथ असाइनमेंट ऑफ जॉब, आप जॉब को असाइन करोगे। ठीक है। आप ये भी देखोगे कि भाई आपका जो टास्क है उसको आप किस तरीके से डिवाइड करोगे। ठीक है। काम आपका एलोकेट कर दोगे, काम आप डिवाइड कर दोगे। कोऑर्डिनेशन आप करोगे, यहां पे जितने भी फंक्शन बनाए हैं, जितने भी एक्टिविटीज आपने बनाई हैं, उसमें कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये इस एक्टिविटी का हमारा कोई रोल नहीं रह जाता। मान लो एक्टिविटीज तो आपने बना ली, ग्रुप आपने कर लिया, लेकिन ग्रुपिंग करने के बाद आपको जो है ये चीजें भी देखनी है कि आपको उनको कोऑर्डिनेट भी करना है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है एक्टिविटीज के बीच में तो ये चीजें फिर आपकी बेकार है, आपकी प्लानिंग भी बेकार, आपकी स्टाफिंग भी बेकार। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो होना है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैनेजमेंट का जो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, वो आपका कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। इससे आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो जाती है, आपको ये पता चल जाता है आपको काम दिया था, आपने काम किया नहीं किया, किसके जिम्मेदारी थे, किसके जिम्मेदारी नहीं थी, आपने अपना टास्क पूरा किया नहीं किया, तो वो सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाएंगी। अब आप ये बोल दो भैया हमें तो काम ही नहीं पता था, हमें तो किसी ने काम बताया ही नहीं, है ना, हम किसको बताते काम। ठीक है। या हमें तो किसी ने मतलब जो है रिपोर्ट ही नहीं किया, तो हम किसको बताते काम। तो ऐसा आप यहां पर जो वो नहीं कह सकते हो। आपको पता है कि भाई आपका क्या काम है, आपको ये भी पता है कि आप किसको रिपोर्ट करोगे और आपको ये भी पता है कि आपको किससे काम करवाना है। ये चीजें पता होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद है डिफाइनिंग हायरार्की स्ट्रक्चर। हायरार्की आपका जो है स्ट्रक्चर अपना तैयार करना, एक सिस्टम अपना तैयार करना और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो वो काम करना। ठीक है। तो ये चीजें हमारी यहां पर आ जाती हैं। हाँ, उसमें आपका देखो यहां पर क्या होता है कि इसके थ्रू आप अपना जो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये हेल्प करेगा आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करने में। ठीक है। वो कैसे, क्योंकि आप जब ये सारे नेटवर्क आपको बता रहेंगे, आपको ये भी पता है कि भाई आपने किसको काम देना है और आपको किसने काम दिया है, तो आप ये भी तो ये देख सकते हैं कि मैं मान लो मैंने आपको कोई काम दिया था, तो मैं डेली के डेली देखूंगा ना आपको कि भाई आपने काम किया कि नहीं किया, कितना काम किया। तो ये सारा कब पता चलेगा, ये सारा हमारे नेटवर्क के हिसाब से पता चलेगा। ठीक है। वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएट एट द एंड आपका होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो डेली परफॉर्मेंस होती है उसको हम इवेल्युएट करेंगे भाई आप अपना टास्क जो है वो अचीव कर रहे हैं, काम अपना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो डेली बेसिस पे तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। भाई मैंने आपको काम दिया तो मैं आपसे पूछूंगा भी कि भाई आपने काम किया कि नहीं किया। तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या होती है इसकी जरूरत हमें। ठीक है। सबसे पहली चीज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि जिसका जो काम है वो अपने अपने काम में फोकस करेगा, बाकी हमें कामों से मतलब ही नहीं है। भाई अगर मैं फाइनेंस का हूं तो मैं फाइनेंस देखूंगा, एचआर का हूं एचआर देखूंगा, मार्केटिंग का हूं तो मार्केटिंग देखूंगा, सेल्स का हो तो सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा मैं बाकी एक्टिविटीज को ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है। क्लैरिटी इन वर्क रिलेशनशिप, आपको पता है कि भाई किसका क्या रोल है, किसका क्या वो है, काम किसका क्या है। ठीक है। तो जब तक ये क्लियरिटी नहीं रहेगी कि भाई मैं ही ये काम क्यों करूं, भैया मेरा काम है तो मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है। मुझे टास्क दिया गया, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी गई तो वो तो मुझे परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए जब तक ये क्लियरिटी आपकी नहीं रहेगी तब तक आप काम नहीं कर सकते। इसलिए क्लियरिटी होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर सकते हो। ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, मतलब सही तरीके से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप अपना प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है। एडेप्टेशन टू चेंज, एडेप्टेशन टू चेंज का क्या मतलब है यहाँ पे, इजीली अगर आपको मतलब जो है चीजें, अगर मान लो भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने या कुछ ने कोई पॉलिसी बनाई है तो आप इजीली उनको कंट्रोल कर सकते हो।
ठीक है, आपको जिसको बताना है आप बताइए। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने आप से हैंडल करेगी, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे, अब लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर से डील करेगी। ठीक है, यहां पर एडप्ट करना आपके लिए इजी हो जाता है। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगी तो उनका तो सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, आपका पर्सोनेल का भी डेवलपमेंट होता है। क्यों? स्पेशलाइजेशन आपका आ जाएगा, टास्क आपका डिवाइड हो जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क आ जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगा, आपका वर्क सिंप्लीफाइड हो जाता है। आपको आपको पता है कि भाई आपको इतना ही काम करना है और आप इसी दायरे में रह के काम करोगे, तो आप जो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप गलतियां कम करोगे। ठीक है, और आपका जो पर्सोनल है उसका भी डेवलपमेंट, आपका उसकी डेवलपमेंट पे भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, अगर आपको बिजनेस में अपनी ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग आपको प्रॉपरली करनी पड़ेगी, आपको नेटवर्क हायरार्की आपको सही तरीके से बनानी पड़ेगी। अगर आपने ये सही तरीके से डिजाइन नहीं करी है ना, तो आपको आगे जो वो प्लान आउट करने में आपको जो बहुत दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये आता है हमारा स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, हम जो है प्रोसेस में क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें ये चीजें देखनी है और हमें रिमेंबर भी करनी है, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने जब ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, अब उसके बाद क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब आपका जो है कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। वो सेट ऑफ एक्टिविटीज आपने लिख ली, सेट ऑफ एक्टिविटीज आपने देख ली कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज के हिसाब से आप क्या करो? ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज या रिलेटेड एक्टिविटीज को क्या करो? एक अपना एक ग्रुप बना लो, या हम इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट अपना बना लो। ठीक है, आपने क्या कर दिया? डिपार्टमेंट बना दिए, ग्रुपिंग कर दिया आपने, जो ताकि इससे क्या होगा, इससे आपका ये काम रहेगा कि जितना भी हम हमारा सिमिलर सेट ऑफ एक्टिविटीज है वो आप इजीली अपना परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई जिसका जो जो काम है वो अपने हिसाब से आप अपने काम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंप्लॉय। इससे क्या है, इसके बाद आप क्या करोगे? जब आपने ग्रुप बना दिए, ग्रुप बनाने के बाद अपने जो इंप्लॉयज हैं, इंप्लॉय की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप डिफाइन कर दो। आप उसको बता दो कि भैया आपको ये काम करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वो आप यहां पर डिजाइन कर दोगे। अथॉरिटी आप बता दो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहीं पे फिक्स कर देंगे, बता देंगे कि भैया आपकी ये अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, उसके बाद अपना बताते हो, इसके बाद जब आपके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी ना, उसके बाद आप क्या करते हो? आप एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें आप ये बताओगे कि जो भी हमारे इंप्लॉय हैं, इंप्लॉय कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट रहेगा, कौन किसका जो बॉस रहेगा। ठीक है, अब जब हायरार्की आपको बता दी, स्ट्रक्चर आपको बता दिया, सिस्टम आपको बता दिया, ठीक है, काम आपको बता दिया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दी, हायरार्की आपको बता दी, उसके बाद अपना जो भी ये चीज देखोगे कि भाई अपने जो इंप्लॉय हैं ये आपका स्टाफिंग में आ जाएगा, और उसके बाद फिर अपना एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर दोगे। वैसे इनका काम जो वो आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अथॉरिटी रिलेशनशिप आपको बता दिया, इनका काम आपका खत्म। पोजीशन आपको पता चल जाएंगे भाई कितनी कितनी पोजीशन है, उसके हिसाब से आप अपना रिपोर्ट कर दोगे, मतलब देखोगे कि भाई कितनी कितनी पोजीशन है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी एक पर्टिकुलर पोजीशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, यहां के बाद आपका ये जो है आपका कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय ऑल रिक्वायरमेंट फॉर द अचीविंग, मतलब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको जो जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करो और फिर उनके बाद उनको कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज आपको समझ आ गई, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? प्लान आउट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले आप अपना जो है ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करा? अपना प्रोसेस जो वो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन कर लिया, प्रोसेस अपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक्टिविटीज, और उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया आपने। ठीक है, मतलब आपका जो भी एक्टिविटीज हैं उसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, मतलब वर्क जो है वो आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या था कि इसमें जितने भी हमारे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको एक ग्रुप बना दिया, उनको एक जो है एक डिपार्टमेंट में उनको कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम इजीली जो चीजों को मैनेज कर सके और टास्क अपने एलोकेट कर सको। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आ जाएंगे। उसके बाद आपके ड्यूटीज वगैरह जो है वो आप असाइनमेंट कर देते हो कि मतलब वो आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो मैंने आपको बताई कि आप अथॉरिटी बताओ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिजाइन कर दो उनकी। ठीक है, तो ये सारा क्लियरली डिफाइन कर देना
कि भाई हमारी पोजीशन क्या रहेगी, हमारा जो रोल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको डिफाइन कर दी जाएगी, ताकि हम इजीली जो वो काम कर सकें। फाइनेंस जॉब शुड बी असाइन टू द पर्सनल हैविंग द क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस और सीए और एमबीए। मतलब इसमें देखा जाता है कि भाई जिसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसा कैसा रहेगा, उसकी जो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ये चीजें मतलब हमारी इसमें आ जाती हैं। असाइनमेंट हमने कर दिया। असाइनमेंट करने के बाद रिलेशनशिप नेटवर्क हमने बना दिया। रिलेशनशिप नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर अपना तैयार करेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने तैयार करेंगे, और एक रिपोर्टिंग सिस्टम अपना तैयार करेंगे कि भाई कौन किस किस को रिपोर्ट करेगा और कौन किसका बॉस रहेगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट रहेगा। इसमें ये चीज ध्यान रखना, पहले आपको जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई करी जाती है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आपके रिलेशनशिप बना दिए उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई। पहले आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनाई जाती है, उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो नेटवर्क आपका तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फ्रॉम पीपल एंड जॉब पोजीशन इज क्रिएटेड। मतलब इसमें आपको देखा मतलब हर कोई बंदा आपको ऑर्डर नहीं करेगा और हर कोई बंदे को आप रिपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीज देखी जाती है कि भाई कौन किसका बॉस रहेगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली सारी एक्टिविटीज को आप प्लान आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, उसके बाद ये चीजें हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिलेशनशिप नेटवर्क। ठीक है, और उसमें हम ये चीजें भी देखते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जहां पर आप ये डिजाइन करोगे भाई कौन सी चीज कहां पर रखी जाएगी। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजरियल एक्टिविटीज और ऑपरेशन जो टास्क है वो अपने परफॉर्म किए जाएंगे। पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, पूरा जो सिस्टम होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी दायरे में रह के आपको क्या करना है? काम करना है। आप इसी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको फिट किया जाएगा और आपको पूरा नेटवर्क अपना तैयार किया जाएगा। ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या क्या रहेंगे, कैसे वो काम को कर सकता है, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती है। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो रिलेशनशिप रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा रहेगा और कैसे हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी पोजीशंस हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं जो कि हमें डिफरेंटली एक्टिविटीज को हमें परफॉर्म करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और ऑब्जेक्टिव हम अपना कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना एक्टिविटीज को अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे होते हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो एक्टिविटीज हैं, अपना जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग तरीके से डिजाइन करती हैं। अब वो कैसे डिजाइन करती हैं ये भी देखेंगे। जैसे इसने कहा बोला कि रिलेशनशिप जो नेटवर्क होता है ये एक फ्रेमवर्क होता है जहां पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिजाइन किया जाता है और उसमें यह बताया जाता है कि भाई किसका क्या काम रहेगा और कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें इन्होंने डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन दी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा फॉर्मल, क्वासी फॉर्मल रिलेशनशिप नेटवर्क होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग का एक तरीका होता है और हम अपने रिलेशनशिप को कैसे फॉलो करेंगे, किसको बताएंगे, किसको काम बताएंगे, किससे कैसे काम करवाएंगे, ये सारी चीजें हमें बताई दी जाती हैं। क्वासी फॉर्मल का मतलब होता है कि यहां पर मतलब जो है एक ऐसा मतलब नेटवर्क रहता है जिसके मतलब जिसको हम फॉर्मल ही मतलब जो है वो डिजाइन करेंगे। ये जल्दी से आपका चेंज नहीं होता है, मतलब इसको आप इजीली अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तभी वो चेंज करेगी उसको, लेकिन जो एक बार जो नेटवर्क आपकी हायरार्की बन जाती है वो जल्दी से आपकी चेंज नहीं होती है। आपको इसी दायरे में रह के आपको काम करना है, आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। क्वासी फॉर्मल का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। हम्म। हाँ, मतलब यहां पर ये चीजें भी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो हमारा फॉर्मल रिलेशनशिप तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर हम इनफॉर्मल रिलेशन के बेसिस पे भी हम काम करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कई बार क्या होता है कि कई बार आपको मतलब जो जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपको लिख के दिया जाए, मतलब कई बार हम जो है वो एक फॉर्मल रिलेशन भी हम लोग बना लेते हैं।
ठीक है, जैसे टीएल भी हम लोग के साथ में ही रहेगा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि टीएल के लिए अलग मतलब वो रहेगा, उसके लिए सारे मतलब जो है सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। मतलब रिलेशनशिप नेटवर्क तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दादागिरी सुनाओगे, भैया हम काम कर रहे हैं तो आप लोग भी तो काम करोगे। बात इतनी अलग है कि भाई हमारा लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है, लेकिन काम तो आप भी करोगे, हम सारा काम आपके ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है, जहां पर उसके हिसाब से पावर ड्यूटीज आपके असाइन कर दी जाएंगी और अपना एक नेट रोल का नेटवर्क अपना तैयार कर दिया जाएगा कि जिसकी जैसी पावर, जिसकी जैसी अथॉरिटी, उसका वैसा रोल, उसकी वैसी पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से आपको पावर, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मिलेंगी। आपको आपकी मान लो पोजीशन अलग है, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी आपकी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है। तो इसने ये बोला कि अगर मतलब जो है अगर हम ये देखें तो ये एक हमारा ग्रेट टास्क होता है जहां पे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप अपना तैयार करा जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रक्चर का मतलब ही रिलेशनशिप नेटवर्क से होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम कंपोनेंट की फॉर्म में हम देख सकते हैं कि हमारा किसका क्या क्या कंपोनेंट है, कौन किसका पार्ट है। ठीक है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका बॉस है, तो वो सारा जो नेटवर्क अपना होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें अपनी ध्यान देनी है, यहाँ पे हमें ये चीजें ध्यान देनी है कि कौन कौन से फैक्टर हमें कंसीडर करने हैं जब हम अपना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को हम डिजाइन करेंगे। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी हमारी क्या क्या है, हमारा जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा और हमारी स्ट्रेटजी क्या क्या रहेंगी। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मान लो एक कंपनी कहती है भाई हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरी कंपनी कहती है कि भाई हमें अपना शेयर मैक्सिमाइज करना है, मार्केट शेयर अपना बढ़ाना है, कस्टमर रिलेशनशिप अपना बढ़ाना है। एक कहती है कोई हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो जाएंगे, तो इसके हिसाब से हम अपनी जो चीज़ें हैं वो फोकस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी हमारी कैसी रहती है इससे भी हमारा फर्क पड़ता है। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसी स्ट्रेटजी बनाती है, किस तरीके की स्ट्रेटजी बना रही है, तो इस चीज़ पर भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके बाद हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर इनमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो ये फैक्टर भी हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कितनी फास्ट और फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अगर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फास्ट और फ्रीक्वेंट चेंजेस हमारे रहेंगे तो उसके हिसाब से हमें थोड़ी सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को भी कंसीडर करना पड़ता है जब हम एक्टिविटीज़ को अपना प्लान आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका पीपल, लोग कैसे हैं आपके, तो इन फैक्टर्स को भी हमें देखना पड़ता है। अब लोगों से क्या मतलब है यहाँ पे, पर्सोनल आपके कैसे स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा रहेगा तो हम अलग तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ रहा है, हम पहले सिंगल प्रोडक्ट में थे तो हम अलग तरीके से मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब हम मल्टीपल प्रोडक्ट में आ गए तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर जो है वो अपना उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिकेशन जो हमारी है, जो स्पेसिफिकेशन फंक्शंस जो हम अपना परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिकेशन फंक्शन मतलब एचआर डिपार्टमेंट बना दिया आपने। ठीक है, एचआर वालों का जो काम है वो सारा एचआर डिपार्टमेंट बना दिया, मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना। ठीक है, उसमें हम ये देख लेते हैं कि भाई जितना भी हमारी एक्टिविटीज हैं उसको हम सही तरीके से प्लान आउट कर लेंगे, फेज आउट कर लेंगे और देख लेंगे कि भाई जितने भी हमारे स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, सबके अपने अपने काम है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने टास्क को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो ऑल द जॉब रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर द प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट में, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब आपने किस में ग्रुप कर दी, वो सब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दी। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर दी। सेल्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने सेल्स डिपार्टमेंट में कर दी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर दी। आईटी से रिलेटेड जो है वो आपने आईटी डिपार्टमेंट बना दिया। तो सबके सबके अपने अपने काम के अकॉर्डिंगली आपने डिवीजन कर दिया। ठीक है, तो अब आप जैसे ये चीज़ मतलब आपकी है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ना। देखिए, ये आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, डिवीजन मैनेजर है आपका। ठीक है, ऐसे ही आपने जो है मतलब इसमें आपने इनके फंक्शंस आपने डिवाइड कर दिए, मतलब ये डिजाइनिंग करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, ये टेस्टिंग करेंगे, सबके अपने अपने काम कर दिए। ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिर्फ अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही काम देखेंगे। ठीक है, इसमें आपने जो वो सबको बता दिया कि भैया आप डिज़ाइन करने का ये आपका काम है, ठीक है, ये आपका डेवलपमेंट का काम है, ये आपका टेस्टिंग का काम है। ऐसे ही आपका फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर जो ये सारे सब काम देखेगा आपका, अकाउंटिंग करने एक काम दे दिया, परचेजिंग का और आपका फाइनेंसिंग का। ठीक है, सबके काम आपके डिवाइड कर दिए। तो लेकिन ये जो फाइनेंस से रिलेटेड जो काम है वो आपका किसका काम है, वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। उनको कौन देखेगा, फाइनेंस मैनेजर देखेगा। ऐसे ही आपका मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आपको दो चीजें देखनी है, एक तो आपको सेल्स देखनी है, एक आपको कस्टमर सर्विसेज देखनी है। अब हो सकता है किसी कंपनी में और भी आप फंक्शंस अपने डिवाइड कर दो, वो अपने इंडिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख लेते हैं। ऐसे ही आपका जो है डिवीजन है, डिवीजन में आपने लाइन सुपरवाइज कर दिया, और आपका प्रोडक्शन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा आपने इस पे वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो काम है वो सारा आपने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पर हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बनाया वो किसके अकॉर्डिंगली बनाया है, वो हमें अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली बनाया है। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया है। ठीक है, हमारे जितने भी फंक्शंस हैं उसके हिसाब से हमने चीज़ों को बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। इसके एडवांटेज क्या रहेंगे, एडवांटेज बताओ, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इसके। एक तो स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा। देखो, एक तो आपका जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसके हिसाब से आप काम करोगे, तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आपको रहेगा। अपने अपने ऑक्यूपेशन, फाइनेंस वाला फाइनेंस के काम करेगा, एचआर वाला एचआर के काम करेगा, तो ये अपनी अपनी फील्ड में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो, मैनेज अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो मैन पावर है आपका, उनको इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना आपके लिए ईजी हो जाता है। एक डिपार्टमेंट में आपने डिपार्टमेंट के अंदर भी एक्टिविटीज अपनी डिवाइड कर दी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो आपने जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया, उसमें भी आपने जो वो काम किसी के नहीं छोड़े, सबको बोल दिया भैया आपका टेस्टिंग का काम है, आपका डिजाइनिंग का काम है, आपका डेवलपमेंट का काम है, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो कि भाई हम ये क्यों काम करेंगे। उसमें भी आपका काम डिवाइड कर दिया। ऐसे ही आपका कस्टमर सर्विसेज वालों का काम कस्टमर सर्विसेज वालों को दे दिया, सेल्स वालों का काम सेल्स वालों को दे दिया, अकाउंटिंग का काम अकाउंटिंग को दे दिया, परचेजिंग का परचेजिंग को, फाइनेंस का फाइनेंसिंग को। सबके काम डिवाइड होगा। अब आप ये नहीं कह सकते भैया ये हमारा ये काम नहीं है, हमारा तो ये उस पर्सन से जाके मिलो, उससे जाके मिलो। तो भैया ये आपका काम है, ये आप देखोगे, तो अपने अपने काम को देखोगे। यहाँ पे हर बंदा जो जिस डिपार्टमेंट में रहेगा, जिस जिस मतलब उसमें पोजीशन पे रहेगा, वो उसका वही काम रहेगा। मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मैं डिजाइनिंग ही देखूंगा, मैं डेवलपमेंट नहीं देखूंगा, मैं टेस्टिंग नहीं देखूंगा। टेस्टिंग में कोई डिफॉल्ट आता है तो आप इसको नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे। ठीक है, तो इसमें भी फिर मतलब आपका जो है जैसे एक टीएल हो गया, फिर उसके नीचे मतलब टीम होती है, वो फिर आपका फर्दर डिवीजन आपका हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे आपकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, और आपकी जो मैनेजरियल जो पावर है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, मतलब लोगों को कंट्रोल करना आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, एक्टिविटीज को कंट्रोल करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब मान लो वैसे अगर आपको इतनी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करने के लिए बोला जाए तो वैसे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इस तरीके से आप चीजों को प्लान आउट कर पाओगे। ठीक है, इट रिड्यूस डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क। डुप्लीकेसी आपकी खत्म हो जाती है, रिड्यूस क्या खत्म ही हो जाती है। क्यों, सबको अपने अपने काम पता है, तो आपको ये भी पता कि जब आपने एक्टिविटीज डिजाइन करी हैं, एक्टिविटीज को आपने प्लान किया है, तो आपको ये भी पता कि भाई एक एक्टिविटी को दो डिपार्टमेंट नहीं कर सकते। भाई एक एक्टिविटी आपने मार्केटिंग को भी दे दी, वही एक्टिविटी आपने फाइनेंस को भी दे दी, तो ऐसा नहीं होगा। फाइनेंस वाले फाइनेंस का काम करेंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम करेंगे, तो यहाँ पर जो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होती है वो खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा जो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय आप इजीली दे सकते हो। आपको पता है भाई किसका क्या क्या काम है, तो उसके हिसाब से आप अपना जिस डिपार्टमेंट में जहाँ पर कमी आ रही है उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग दे दो। अदरवाइज नॉर्मल अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो तो सबसे मुश्किल काम हो जाता है कि उसको क्या सिखाएं, क्या समझाएं। जनरल अगर आप ट्रेनिंग दो किसी को नहीं दे सकते, स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपको देनी पड़ती है।
आपके टास्क से रिलेटेड, और टास्क हमारे ऑलरेडी डिवाइडेड ही है, ठीक है। इट एंश्योर दैट द डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर एक फंक्शन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा फाइनेंस जो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी फंक्शंस की जो वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक फंक्शंस की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ जो वो रहेंगी, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्लान आउट करोगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये चीज़ें आप देख सकते हो। कई बार हमारे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, नुकसान। हाँ, तो इसमें कई बार मतलब हमारा रह जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर गिव द मोर इंपॉर्टेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल हेड देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो फंक्शनल हेड होते हैं ना, उनको तो इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन बाकी जो पर्सन होते हैं ना, उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस होती है फिर ये नीचे वाले जो डिविजनल हेड होते हैं ना, इनकी दादागिरी चलती है, फिर वो अपने हिसाब से काम करवाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब कई बार ये कह देना बहुत आसान होता है कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, लेकिन रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होता। वहां पर ये बोलता है भैया ये तुम्हारा काम है, ये एक दूसरे के ऊपर काम को थोपते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, ये तुम देखोगे, ये हमारा काम नहीं है, या ये तुम देखोगे। तो वहां पर फिर दिक्कत रहती है। वो कहते हैं कि भैया ये हमारा काम नहीं है, वो कहते हैं हमारा इसका काम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें रह जाती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारी इसमें रह जाती है। उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ आपके हो गई। कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं एक एक डिपार्टमेंट के अंदर या दो डिपार्टमेंट के बीच में, इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट और इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार हमारे जो इसमें दिक्कत हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो इसमें भी ये भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इससे आपका जो है इट लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जल्दी से अगर आप चेंज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबके टास्क आपके डिवाइड हो चुके हैं। आप जल्दी से चेंजिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबको काम बता दिया ना आपने। अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आप चेंज करो तो वो फिर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। सूटेबिलिटी कहां पर रहती है, ये कहां पर सूटेबल रहेगा, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो प्रोड्यूस कर रही है वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट अगर आपके यूज कर रहा है, ठीक है, कंपनी एक ही चीज में है और बाकी चीजों में नहीं है, तो वहां पर उनके लिए तो ये सूटेबल है आपका, ठीक है। जैसे मान लो हम सिर्फ सोप ही बना रहे हैं, तो वहां पे ये चीज आपकी सूटेबल रहती है। सोप का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका जो है, सेल्स है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सबका अपना अपना अलग अलग काम आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जहां पे आपका हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, वहां पे आप ये जो वो फंक्शंस को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डिवीजन कर दिया आपने किस चीज के, डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं चार चीजों में डील करता हूं, ठीक है। अब वो हो सकता है कि आपने जोग्राफिकल बेसिस पे करें, वो किसी भी बेसिस पे आप कर सकते हो, प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकते हो, या एक्टिविटीज के बेसिस पे आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया, पूरे डिविजन ही अलग कर दिए, ठीक है। अब जैसे मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब एंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी मेजर प्रोडक्ट आपके डिवाइड हो रहे हैं, उनको आप डिविजनल जो है उनको आप डिवाइड कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, उनका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब यहां पर वेरियस डिपार्टमेंट आपके क्रिएट करे जाएंगे, लेकिन हमारा जो टेरिटरी, रीजन और प्रोडक्ट के बेसिस पे, हमारा जैसे शैम्पू है, शैम्पू का सारा डिवीजन ही अलग हो जाएगा, ठीक है। सोप है, सोप का सारा डिवीजन ही अलग हो जाएगा, ठीक है। कंडीशनर है, कंडीशनर का सारा डिवीजन ही अलग हो जाएगा, ठीक है। या आपने क्या कर दिया, टेरिटरी के बेसिस पे या रीजन के बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया उनको, जैसे ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ठीक है। तो वहां पे सब अपना अपना जो टास्क है वो अपना डिवाइड कर सकते हैं। बताता हूं, देखो इसमें क्या होता है कि यहां पर जो हर यूनिट है जिनके पास डिविजनल मैनेजर है, वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। जैसे अगर सोप का हमने डिवीजन बनाया, तो उसका एक यूनिट रहेगा और डिविजनल मैनेजर रहेगा, तो एंटायर सोप के लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसमें सारे जो काम हैं वो उस पर्सन को सौंप दिए हैं, और हर यूनिट जो वो अपना टास्क अपना डिजाइन करेगी, तो वो बना सकता है।
मतलब जैसे क्या कर दिया, जैसे मैंने जो है उसमें क्या कर दिया, एक सोप वाला था, सोप ने फिर आपको फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, तो उसमें वो आप अपना कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी रहेगी वो आपकी इस पर्सन की रहेगी। पहले वाले में किसी एक की जिम्मेदारी आप फिक्स नहीं कर सकते, पहले वाले में किसी एक का मतलब जो जिम्मेदारी है वो आप फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोल दिया, ईच यूनिट हैज द डिविजनल मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड द अथॉरिटी ओवर देयर डिवीजन। मतलब एंटायर डिवीजन में उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उसने टास्क अपना डिवाइड करा है, उसके लिए वो पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो यूनिट आपकी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। और जबकि पहले वाले में आप अपनी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक के ऊपर नहीं डाल सकते। आप फाइनेंस को नहीं बोल सकते भैया सारी कमी जो वो आपकी है, लेकिन यहां पर बोल सकते हो कि भाई उसमें डिविजनल मैनेजर जो है उसकी सारी कमी है, कि उसको काम को डिवाइड करना चाहिए था सही तरीके से, उसको फंक्शन जो वो सही तरीके से परफॉर्म करने चाहिए थे। ठीक है, तो इसने उसके क्या कर दिया, ईच डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंक्शन यूनिट लाइक प्रोडक्शन सेल्स फाइनेंस। अब देखो आप सोप बनाओगे तो सोप में भी तो प्रोडक्शन फाइनेंस मैनेजर वगैरह ये सब चीजें चाहिए होंगे, तो आपने वहां पे फर्दर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही आप कंडीशनर है, कंडीशनर में भी आप वो सारा वो मतलब आप फर्दर अगर आप फंक्शन में डिवाइड करना चाहो तो आप अपना कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो एक कंपनी है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर सबका एक ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक कंपनी है कॉस्मेटिक, ठीक है, एक कंपनी है आपके गारमेंट, एक है आपकी फुटवेयर, एक है आपकी स्किन केयर, एक है आपकी मेडिसिन। मान लो कंपनी इन 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 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में अपनी कंपनी डील कर रही है। अब मान लो उसने एक एग्जांपल दिया, जैसे गारमेंट है, गारमेंट में उसने क्या कर दिया, एचआर डिपार्टमेंट अलग कर दिया, मार्केटिंग अलग कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग कर दिया, परचेजिंग आपका अलग कर दिया। तो ऐसे ही वो इनके भी कर सकता है, इनका भी वो कर देगा, वो ऐसे फुटवेयर का भी कर सकता है। भाई ये सारे तो मतलब जो है वो उसको सबको चाहिए, तो ये सारा मतलब आपका उसमें रहेगा। ऐसे ही आपका मेडिसिन का है, स्किन केयर का है, तो ये सारी चीजें मतलब आप उसमें फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे रिलायंस जो वो आपका अलग अलग चीजों में डील कर रहा है, तो एक कंपनी जो मल्टीपल मल्टीपल प्रोडक्ट, ये लेकिन होता तभी है, ये हम तभी करेंगे जब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट में डील करो तो ऐसा आप डिवीजन आप नहीं कर सकते, फिर आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर ही फॉलो करना पड़ेगा। फंक्शनल अलग होता है, डिवीजन अलग होता है। डिवीजन में अपने प्रोडक्ट के हिसाब से और अपनी टेरिटरी के हिसाब से, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, नेशनैलिटी के हिसाब से आपने जो वो डिवीजन कर दिया। ठीक है, अब जैसे सेंट्रल दिल्ली का है, दिल्ली रीजन का आपने वो बना दिया, तो उसमें दिल्ली का जितना भी एरिया आएगा वो सारा उस पर्टिकुलर उसके अंडर आएगा। अब वो बाकी आप कैसे करते हो ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कंट्री बेसिस पे कर दिया। ठीक है, या पूरे आपने मतलब ईस्ट ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, तो उसके हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हो। वो आप जैसे चाहो वैसे आप डिवीजन कर सकते हो। प्रोडक्ट के हिसाब से करना चाहो प्रोडक्ट के हिसाब से, टेरिटरी के हिसाब से करना चाहो टेरिटरी के हिसाब से। और आप जैसे दिल्ली को भी आपने फर्दर डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली, 5 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। तो ईस्ट दिल्ली वाला जो काम है वो सारा आपका, उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो डिपार्टमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स ऑफ द डिपार्टमेंट हेड। मतलब यहां पर हर एक पर्सन की जो वो क्या रहेगी, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आपका रहेगा। मतलब इसमें क्या रहेगा आपका, जैसे सोप वाला है वो सोप वाले को ही देखेगा, बाकी चीजों को नहीं देखेगा। वो डिटर्जेंट वाला वो डिटर्जेंट वाले को ही देखेगा, बाकी को नहीं देखेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आपकी रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इट हेल्प इन द फिक्सेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड। इससे क्या होगा कि हर एक डिपार्टमेंटल हेड जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर दोगे, उनको बोल दोगे भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, ये अब आपको कैसे करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये अब आप अपने हिसाब से देख लोगे। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइड द प्रॉपर बेसिस ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ईच डिवीजन। हर डिवीजन का आप अपना देख सकते हो कौन सा डिवीजन आपका प्रॉफिटेबल है, कौन सा डिवीजन आपका प्रॉफिटेबल नहीं है। तो डिवीजन जो आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है उनको आप कैरी ऑन करो, जो नहीं लग रहा है उसको आप बंद कर दो, या उसमें आप देख लो कि भाई हमें क्या करना है। कई बार हम डिवीजन को भी आपस में मर्ज कर देते हैं, भाई हमें लग रहा है कि 2 अलग अलग डिवीजन बनाने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करो इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो। सोप और कंडीशनर का आपने मतलब जो है आपने शैम्पू और कंडीशनर का दोनों का मिक्स कर दिया, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई अलग अलग की रिक्वायरमेंट है तो आप अलग अलग करो, अगर आपको लग रहा है कि भाई एक से ही काम चल जाएगा आपका तो एक से ही काम चला लो। ठीक है, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ और न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट द इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन। मतलब अगर आप एक और डिवीजन अगर आप बनाना चाहो तो आप इजीली बना सकते हो,
इसमें बाकी एक्टिविटीज में कोई इंटरप्शन आपकी नहीं रहेगी। अब मान लो जैसे मैंने कॉस्मेटिक वगैरह का उसमें बताया, अब मान लो मैं कोई एक होममेड का अगर या आयुर्वेदिक मेडिसिन को मैं बनाना चाहूं, तो उसमें मेरा एग्जिस्टिंग वाले से मुझे कोई दिक्कत मेरी नहीं रहेगी। इजीली मैं एक्सपेंशन कर सकता हूं, ग्रोथ कर सकता हूं, डाइवर्सिफिकेशन अपनी कर सकता हूं। ठीक है, एग्जिस्टिंग से मेरा कोई दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? डिसएडवांटेज क्या रहने वाले इसमें? हमारे जो कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज को लेके। ये कंपनी के रिसोर्सेज हैं। अब मान लो भाई मशीन मेरे पास एक ही है, अब सोप और जैसे शैम्पू और कंडीशनर में एक ही मशीनरी यूज हो रही है, तो वहां पर मेरी दिक्कत आ जाएगी। वहां पे मेरी दिक्कत आ जाएगी कि मैं कैसे मशीनरी को एलोकेट करूंगा। ठीक है, कई बार रिसोर्सेज के एलोकेशन को लेके भी हमारे कई बार आपकी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इसके बाद कई बार आपका इट लीड टू इंक्रीज द कॉस्ट सिंस देयर में बी डुप्लीकेसी ऑफ एक्टिविटी। वही एक्टिविटीज आपकी शैम्पू में चल रही है और वही एक्टिविटीज आपकी कंडीशनर में चल रही है, तो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क यहां पर रहता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डुप्लीकेसी ऑफ वर्क किस में होता है? डुप्लीकेसी ऑफ वर्क आपका जो वो डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। डिपार्टमेंटल मतलब जो अगर हम उसको बोलें, जैसे मतलब अगर मैं फंक्शनल में बोलूं तो फंक्शनल में डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हमारा नहीं रहता, वहां पे अवॉइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका जो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है वो आपका होता है। ठीक है, अब ग्रेटर ऑटोनोमी टू डिवीजन हेड मे बी लीड टू मिस यूज ऑफ द अथॉरिटी। अब क्या है, यहां पे जो डिविजनल हेड है वो अपने अपने पूरे उसके मतलब एक कंपनी, मतलब आप ये समझ लो कि वो एक अलग कंपनी बन गई। उनका सारा प्रॉफिट, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी वगैरह सब वो अपने हिसाब से देखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो डिविजनल मैनेजर होते हैं उनके हाथ में पावर आ जाती है, तो वो अपने आप को समझते हैं कंपनी के हेड। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे यूज करते हैं अपनी पावर को, कई बार वो अपनी पावर को मिस यूज भी कर लेते हैं। तो ये भी आपकी जो वो दिक्कत हमारी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, मैनेजर इन ईच डिवीजन फोकस ऑन देयर ओन ऑब्जेक्टिव विदाउट टेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हर एक बंदा जो है वो अपनी अपनी यूनिट के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के उसके बारे में नहीं सोचता। भाई आपको काम दे दिया, आपको डिवीजन दे दी, तो आप अपना डिवीजन देखोगे ना, बाकी के डिवीजन थोड़ी देखोगे आप। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आप कोई नहीं देखते हो, सब अपने अपने डिवीजन के प्रॉफिट के बारे में देखते हैं कि भैया हमारा नाम होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, बाकी चाहे चीजें आपकी हो चाहे आपके ना हो। ठीक है, तो सबका फोकस जो रहेगा वो किस पे रहेगा? अपने अपने ऑब्जेक्टिव पे रहेगा। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव पे हमारा फोकस नहीं रहता, क्योंकि यहां पर जो लड़ाई है वो किस चीज की है? क्योंकि आप बॉस बन गए हो, तो आपको सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर धर दी जाएगी कि भैया प्रॉफिट नहीं हुआ, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब आप दोगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है। सूटेबिलिटी कहां पर रहेगी? अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टी प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, आप अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तभी आपका ये प्रोडक्ट जो वो ये आपका डिवीजन आपका सूटेबल है। अदरवाइज आपको जो वो ये जो चीजें हैं वो आपकी सूटेबल नहीं होती है। ग्रोइंग कंपनी है, जो मतलब अगर कंपनी ये चाहती है कि भाई अगर हमें फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट लाइन हमें और ऐड करने की जरूरत है, या फ्यूचर में कंपनी और प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकती है, तो कंपनी को डिविजनल स्ट्रक्चर अपना फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी को अगर सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है कंपनी, तो आप जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं फंक्शनल स्ट्रक्चर की और डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो ये हमारा फंक्शंस के उसके बेसिस पे आपका परफॉर्म होता है, और ये हमारा प्रोडक्ट लाइन, टेरिटरी और रीजन के हिसाब से होता है। डिविजनल हमारा प्रोडक्ट लाइन और उसके बेसिस पे होता है ना कि भाई हमारा जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन हमारी कैसी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे सोप, कंडीशनर वगैरह ये सब आपके अलग अलग प्रोडक्ट लाइन आपके हो जाएंगे। ठीक है, या आपने जैसे कॉस्मेटिक का आपने अलग दे दिया, मेडिसिन का आपने अलग दे दिया, स्किन केयर का आपने अलग दे दिया, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट लाइन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन, टेरिटरी और इनके हिसाब से, रीजन के हिसाब से आप अपने फंक्शंस को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इट लीड टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे आपके फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आएंगे और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो डिवीजन करा है वो किसके बेसिस पे करा है? प्रोडक्ट के बेसिस पे करा है। यहाँ पे जो आपने डिवीजन करा है वो किसके बेसिस पे करा है? फंक्शन के बेसिस पे करा है। तो यहाँ पे आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे इट डज नॉट हेल्प द मैनेजरियल डेवलपमेंट द फंक्शनल मैनेजर, लैक ऑफ ऑटोनोमी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है कि भाई एक बंदे के हाथ में पावर नहीं जाएगी, सबके हाथ में डिफरेंट डिफरेंट पावर आपकी रहेगी।
आपको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की ही पावर आती है, अपना सिर्फ उतने फंक्शन की पावर आएगी, पूरी उसकी पावर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर आपको जो है मैनेजरियल डेवलपमेंट जो है वो आपका रहेगा, आपको पावर जो है वो ऑटोनॉमी आपकी हो जाएगी, मतलब आपके सिंगल हैंड से आपकी पावर चली जाएगी और अपने हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपके इकोनॉमिकल आपका रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका डुप्लीकेसी ऑफ वर्क आपका नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर आपका बहुत कॉस्टलियर होता है, क्योंकि कई सारे काम ऐसे होते हैं जो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे जो डिवीजन है वो अलग अलग है। भाई मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आप क्या करोगे, सोप और कंडीशनर के उसकी अलग अलग मार्केटिंग थोड़ी करोगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग मार्केटिंग करनी पड़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोप के लिए अलग करोगे और शैम्पू के लिए अलग करोगे, कंडीशनर के लिए अलग करोगे। फाइनेंस है, उनका डिपार्टमेंट आपका अलग हो जाएगा। तो सब आपके जो एक्टिविटीज हैं वो आपके अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन डिपार्टमेंट। किसी एक डिपार्टमेंट पे आप पूरी उसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हो, लेकिन यहां पर डाल सकते हो। यहां पर डाल सकते हो, आपको बोल दिया गया भैया आप जो है, मान लो आप शैम्पू देख रहे हो, कंडीशनर देख रहे हो, आप स्किन केयर देख रहे हो, या मेडिसिन अगर आप देख रहे हो, कोई एक फुटवेयर में अगर आप हो, गारमेंट में आप हो, तो गारमेंट की सारी जिम्मेदारी वो आपकी है, फुटवेयर की जिम्मेदारी आपकी है, और फुटवेयर में प्रॉफिट आना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप कैसे डिवाइड करते हो, कैसे उनको मर्ज करते हो, ये आप देखोगे। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क इसमें रहती ही रहती है। ठीक है, यहां पर डुप्लीकेसी आपके नहीं रहती, क्योंकि फंक्शन डिवाइड हो जाएंगे तो डुप्लीकेसी का कोई काम ही नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अभी जैसे हमने पढ़ा ना डिवीजन वाला, ऐसे ही आपका रहता है। ऐसे आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप बना दोगे। हाँ, जैसे मान लो मेरा कोई 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक मेरा डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक मेरा रोड का चल रहा है, और एक मान लो मेरा कोई और अदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये मेरे 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। तो यहां पर जो सारा काम है वो मैं अपने हिसाब से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, डैम वाले का मेरा जो सारा स्ट्रक्चर रहेगा वो अलग रहेगा, रोड वाले का अलग रहेगा, और मेरा कंस्ट्रक्शन जो और मतलब किसी और डिपार्टमेंट कोई और प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, वहां पे मेरा जो है उसका सारा फंक्शंस मेरा अलग रहेगा। ठीक है, तो यहां पे प्रोजेक्ट खत्म, मेरा बाकी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इट इज द टेम्परेरी इन नेचर क्रिएटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट बाय द असेंबलिंग ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया। हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया से उसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप उसको क्या कर दोगे, असाइन कर दोगे। तो यहां पर हमारा जो है प्रोजेक्ट टीम हमारी बनाई जाती है, जो हमने एंटायर रिसोर्सेज, एनर्जी और टाइम जो है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे फोकस कर देते हैं। मतलब जितने भी आपके डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे फंक्शंस बनेंगे, वो सब एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव को फोकस करने के लिए ही हमारे बनाए जाते हैं। तो हमारा सबका जितने, अगर मान लो मेरे 4 प्रोजेक्ट हैं तो मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। पहले वाले में प्रोडक्ट के हिसाब से था, यहाँ पे प्रोजेक्ट के हिसाब से है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा कि जैसे जैसे मेरी जो टीम है, मतलब जैसे ही हमारी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करेंगे, वो बाकी वो जो क्या होते चले जाएंगे, डिसेंबल होते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मेरी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। मैट्रिक्स को हम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। अब ये क्या होती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि कई बार इसमें से मतलब जो है ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाता है। देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पे फंक्शनल और प्रोडक्ट पैटर्न, यानी फंक्शनल और डिविजनल दोनों को आप कंबाइंड जब आप कर देते हो तो वो आपका मैट्रिक्स बन जाता है। जहां पे आप प्रोडक्ट और फंक्शनल दोनों को आप कंबाइंड कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। ठीक है, इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स में आपका जो यूनिटी ऑफ कमांड आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि इधर आप फंक्शनल में भी जा रहे हो और आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में भी जा रहे हो। इधर आप फंक्शनल में भी जा रहे हो और आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में भी आप जा रहे हो। ठीक है, अब आप इसमें ना ऐसा करते हैं, देखो पहले तो आपने क्या करा, प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लो मेरा सोप, कंडीशनर, शैम्पू, और मान लो मेरा कोई और प्रोडक्ट है। ठीक है, मार्केटिंग है, मान लो मार्केटिंग है, मार्केटिंग सबकी करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सबको देखेगा, चाहे वो सोप का है, चाहे वो प्रोडक्ट का है, मतलब आपका शैम्पू का है,
चाहे वो कंडीशनर का है, चाहे वो आपका मतलब कोई और उसका है। ऐसे फाइनेंस जो वो आपका सबका देखेगा। देखो इधर आपने दोनों चीजें कर दी, फंक्शंस में भी डिवाइड कर दिया और प्रोडक्ट में भी डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे आपने फंक्शंस में भी डिवाइड कर दिया। पहले आप प्रोडक्ट के हिसाब से अपना क्लासिफिकेशन कर दो, फिर उसके बाद फंक्शंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दो, और फंक्शन वालों को बोलो कि भैया जो फाइनेंस है वो सबका फाइनेंस देखेगा, चाहे वो आपका सोप का है, चाहे डिवीजन वो सोप का है, चाहे वो आपका शैम्पू का है, कंडीशनर का है, या किसी और चीज का है। हाँ, कमांड करेंगे। और यहां पर देखो यूनिटी ऑफ कमांड तो हो ही नहीं सकती है, यूनिटी ऑफ कमांड का कोई प्रिंसिपल यहां पर फॉलो नहीं होगा। अब आप ये सोचो कि भाई एक पर्सन सबको कमांड कर दे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पर्सन सबको कमांड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पर देखो इसमें ना क्लैशेस होंगे। क्लैशेस कैसे होंगे? यहां पर देखो आपको फंक्शनल का भी प्रेशर रहेगा आपको, और डिविजनल का भी प्रेशर रहेगा आपको। डिविजनल वाला डिवीजन को देखेगा, फंक्शनल वाला फंक्शनल को देखेगा। अगर इसने फंक्शंस परफॉर्म नहीं किया तो फंक्शनल वाला मतलब वो करेगा। कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, रिसोर्सेज में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और डुप्लीकेसी में भी, मतलब आपका जो टास्क है उसको सही तरीके से आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इंप्लॉय हैव टू बॉसेस, देयर फंक्शनल एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर। ये मैंने आपको बताया ना अभी कि मतलब एक उसमें क्या करेगा, एक फंक्शनल मैनेजर होगा आपका, एक डिविजनल मैनेजर होगा। फंक्शनल वाला फंक्शनल को परफॉर्म करेगा, डिविजनल वाला डिवीजन देखेगा। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा, फंक्शनल और डिविजनल में दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा। ठीक है, और देयर प्रोडक्ट मैनेजर, मतलब इसमें कई बार आपका प्रोडक्ट मैनेजर, कई बार आपका अपना बॉस, डिविजनल बॉस, और आपका जो है फंक्शनल मैनेजर। तो यहां पर कई बार आपके क्लैशेस होते हैं। जब 3 बॉस रहेंगे या 2 बॉस रहेंगे आपके, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद ऑल एम्प्लॉय आर सब्जेक्ट टू ड्यूअल चेन ऑफ कमांड। ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से भी आप देखोगे और फंक्शनल लाइन के हिसाब से भी आप देखोगे। यहां पे डुअल कमांड में आप जो वो काम करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें हो जाती है। अच्छा, इसके बाद ना हमारा एक चीज और इसमें आ जाती है। ठीक है, वो शायद इसमें नहीं लिखा है, लाइन और दूसरा लाइन इन स्टाफ। नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऑर्गेनाइजिंग के ही स्ट्रक्चर में आपके 2 चीजें और आ जाएंगे। एक तो है आपका लाइन, और एक है आपका लाइन इन स्टाफ। ठीक है, लाइन में क्या रहेगा? लाइन जो है ना, सबसे पुराना ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है आपका। इसमें आपका क्या रहेगा, जैसे मतलब आपका जो सबसे ऊपर का, जैसे मान लो आपने प्रेसिडेंट कर दिया, प्रेसिडेंट के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर आपके डिविजनल हेड, डिविजनल हेड के नीचे आपका मैनेजर, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के नीचे टीएल, टीएल के नीचे मतलब जो है वो आपका, मतलब एक चेन ऑफ कमांड आपकी जो फॉलो होती है। ठीक है, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, मतलब ऐसे करके आप चेन ऑफ कमांड जो है उसको फॉलो करेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर ये चीज मतलब आपकी आ जाती है। अब लाइन एंड स्टाफ में क्या रहता है? लाइन एंड स्टाफ जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं उसको। लाइन को हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं। ठीक है, और सबसे पुराना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपका लाइन ही है। ये डिविजनल वगैरह ये सब तो बहुत बाद में आए हैं, इसमें आपका जो वो लाइन जो वो सबसे पुराना है। लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है? इसमें लाइन तो होता है मैनेजर, और स्टाफ होता है स्पेशलिस्ट। ठीक है, एक स्पेशलिस्ट यहां पर डिजाइन कर दिया जाता है, और वो आपको बताएगा कि वो आपको, जैसे कभी कभी हमें स्पेशल उसकी एडवाइस की जरूरत है, तो ये आपको जो वो हेल्प करेगा। लाइन जो होता है वो आपका मैनेजर होता है, और स्टाफ जो होता है वो आपका स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट आपकी कभी कभी होती है। ठीक है, और वैसे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसकी बनती है? लाइन की ही बनती है। इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इनका सिर्फ काम होता है एडवाइस करने का। अब मानना ना मानना वो आपके ऊपर रहता है, ये अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन होता क्या है, ये सिर्फ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये उन्हीं में फॉलो होता है। अदरवाइज छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो इनका खर्चा ही भी नहीं कर पाती है। एक मैनेजर का खर्चा तो हमसे बीएन नहीं होता, उसमें एक स्टाफ मैनेजर और आप ऐड कर लो, तो वहां पर फिर आपकी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो आप इसमें ये चीज याद रखना कि लाइन जो होता है वो आपका मैनेजर होता है, और स्टाफ जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है। और डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है वो आपका लाइन मैनेजर का ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज कई बार आपकी पूछ ली जाती है।
उसके बाद आता है आपका फॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है आपका, जैसे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें आपका एक फॉर्मली जो ऑर्गेनाइज चीजें करी जाती हैं, आपके डिजाइन सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आपकी डिजाइन करी जाती है, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपके बाउंड्री सेट कर दी जाएंगे, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाएगा, हर एक्टिविटीज का अपना एक सिस्टम रहेगा, ठीक है, और उसमें कोऑर्डिनेशन जो आपका रहेगा वेरियस एक्टिविटीज को, वो अपना ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रहेगा, ठीक है। जहां पे मतलब आपकी सेट ऑफ बाउंड्रीज आपकी रहेंगी, उसमें रह के मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल अथॉरिटीज में रह के ही आपको अपनी जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करनी है, ठीक है। आप अपना दायरा जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी जो जैसे मैनेजर हो तो मैनेजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी में रह के आपको काम करना है, ठीक है। तो इसमें आपके क्या क्या रहेंगे, यहाँ पर आपके जो लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हर एक इंडिविजुअल की क्लियरली डिफाइंड हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफाइड रहेंगे, प्लान के अकॉर्डिंगली ही आप चलोगे, अपने तरीके से आप अपनी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इम्पर्सनल एंड डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन इमोशनल फैक्टर ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे जो अपने पर्सनल फैक्टर जो होते हैं वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली काम करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिजाइन करेगी, मतलब आपको क्या क्या अथॉरिटी रहेंगे, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगे, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। इसके साथ साथ आपका जो मोटिव है वो क्या है, अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। जैसे हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, सेम ऐसा ही आपका ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एडवांटेज क्या रहेगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिक्स हो जाती है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क आपका नहीं रहेगा, यूनिटी ऑफ कमांड आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, और इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल रहेगा आपका, और स्टेबिलिटी आपकी चीजें रह सकती हैं। हर एक चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करोगे, और अथॉरिटी एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप डिजाइन करोगे, जो नेटवर्क आपका तैयार किया गया उसी तरीके से आप अपने सिस्टम को फॉलो करोगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो इसमें डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, रिजिड पॉलिसी हो जाती है, जिससे आप अपना दिमाग चलाना बंद कर दोगे, आपकी कोई सुनेगा ही नहीं, बोलेंगे तुम ज़्यादा बॉस बन रहे हो, भाई हम बॉस हैं, हमें पता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म, बोलेंगे भाई हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपने ज्ञान बतेरा है, ठीक है। मोर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क देन द ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा जो काम, हमारा जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है, काम काम पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वो काम पे ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी चीजों पे हमारा फोकस कम हो जाता है। इट मे लीड टू प्रोसीजरल डिले एंड चेन ऑफ कमांड एंड हैज टू बी फॉलो। मतलब कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप सारी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करोगे, आप अपने बॉस से पूछोगे, वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, फिर ऊपर से ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर आपको पता चलेगा भाई ऐसे ऐसे करना है आपको, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। ऐसे ही आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, ये हमारा इंटरेक्शन रहता है आपका सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे, और हमारा जो सोशल टुगेदरनेस होती है, आपकी सोशल, हमारे जो रिलेशनशिप, जो सोशल नेटवर्क होते हैं, उसके बेसिस पे हम इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे चेन ऑफ हायरार्की, अथॉरिटी कमांड को हम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमारे फैमिली ग्रुप होते हैं, सोशल ग्रुप हमारे जो होते हैं, सोशल एक्टिविटीज हमारी जो होती है, वो सारा हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे फैमिली है, रिलेटिव्स के जो हमारे ग्रुप होते हैं, वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। मेन पर्पस यहां पर क्या रहता है, आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और आपका जो एक कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना हम हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं हमारा, स्ट्रक्चर भी हमारा नहीं है कोई कि नहीं जी हमें चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी है, हम पहले उसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, हमें जिससे डायरेक्टली बात करनी है मुझसे डायरेक्टली बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन आपका फास्टली आपका मूव होते हैं, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि भाई ये बात किसने किसको कही। ग्रेप फाइन आपका बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन रहेगा आपका, एक अफवाह या एक गलती की वजह से पूरी जो मैसेज है वही बदल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय विद द सिमिलर इंटरेस्ट इन द बुक, फिल्म और रिलीजन वगैरह, ये सारी चीजें इनके अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स आपके होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पर्सनल इंटरेक्शन और एम्प्लॉय विद द इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल आपके ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी रहेंगे। इसमें आपके जो ग्रुप नॉर्म्स हैं, ग्रुप बिहेवियर जो हैं, ये चीजें आपके मैटर करेंगे, और उसमें ये भी देखा जाता है कि भाई आपका जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, स्टैंडर्ड हैं आपके, वो चीजें आपके यहाँ पर मेंटेन करेंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कोई फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो आपका है नहीं, जिसको जिससे मन करे वो उससे बात कर सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली आपकी
बात नहीं रहती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस और आपका जो चीज़ें हैं वो आपकी दिक्कत हो जाती है इसमें। कोई, क्योंकि हमारा ग्रुप तो ऐसा कोई स्पेसिफिक होता नहीं है, ये ऑन दी स्पॉट और स्पॉन्टेनियस ग्रुप आपके बन जाते हैं। हमारा कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका कॉमन जो ग्रुप है वो आपके बन जाते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, आपका सोशल रिलेशनशिप आपका रहेगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और हमारे जो सोशल इंटरेक्शन या सोशल हम अपने रिलेशनशिप को फुलफिल करने के लिए ये सारी चीजें हम अपनी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फास्टर कम्युनिकेशन आपका रहेगा। फीडबैक आपको मतलब जो है वो चीज़ें आपकी रहेंगी, किसी को आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली आप अपनी अपनी बात जो वो अपनी कह सकते हो, आप अपने हिसाब से जो वो डिसीजन ले सकते हो। जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी ज़्यादा रहेगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगी, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करते हैं, टास्क तो मैटर करता ही नहीं है यहाँ पे। क्विक सॉल्यूशन आपका रहेगा। ठीक है, कोई किसी से पूछेगा ही नहीं, सारे अपने अपने बॉस हैं। ठीक है, अपनी अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, अफवाह। जैसे मान लो पता चले कि भाई आपने, जैसे मैं और वैष्णवी एक जगह खड़े थे, अब मान लो आपने देख लिया और आपने ऑफिस में जाके बता दिया कि सर और वैष्णवी तो एक साथ खड़े थे। ठीक है, अब इस बात को मतलब जो है आपने मान लो किसी और को बताया, उसने दो चार चीजें और जोड़ दी, उसने फिर दो चार चीजें और जोड़ दी, तो ऐसे करके कौन सी बात कहां पर क्या, मतलब एक कॉमन सी बात थी कि सर और वैष्णवी खड़े थे। ठीक है, अब इस बात का कहां से कहां मतलब निकलेगा ये आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि लोगों का काम होता है मिर्च मसाला डाल के अपनी बातों को आगे प्रोड्यूस करना, या अपने हिसाब से अपने फेवर और डिसफेवर के हिसाब से अपनी जो चीजें हैं उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें रहेंगी। अच्छा, इसमें इट रेसिस्टेंट चेंज एंड ले स्ट्रेस ऑन द एडॉप्टिंग ओल्ड टेक्निक। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, नई चीज़ों को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम मेंबर्स ही ऐसे घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से, अगर हमें चेंज करना पड़े तो हम जल्दी से नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ द मे गिव मोर प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमारा जो सोशल ग्रुप है उसको प्राइम इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये ग्रुप ही हमने इसलिए ज्वाइन करा है ताकि हम फालतू की बकवास कर सकें। ऑफिशियल में बकवास करके दिखाओ ना, बाइकआउट हो जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन से भी ग्रुप से भी। ठीक है, इसलिए ऑफिशियल ग्रुप में कोई बकवास नहीं करता है, जो अनऑफिशियल में कोई ढंग की बात नहीं करेगा, है ना। उसमें आपके जो है अनऑफिशियल ग्रुप में, अच्छा देखो, एक ग्रुप तो होता है जो कॉलेज बना के देता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली मतलब जो वो सब ग्रुप्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप में अलग नोटिफिकेशन जाता है और वहां पे फिर इनके अलग नोटिफिकेशन चलते हैं, तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। यहां पर क्या रहता है, हमारे जो इंप्लॉई हैं क्लियरली डिफाइंड होता है, अथॉरिटी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीजें क्लियरली डिफाइंड रहेगी, और यहां पर ये सब चीजें आपके इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर रहेंगी। ठीक है, इसके बाद कॉन्शियसली और डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, बहुत सोच समझ के क्रिएट किया जाता है, बहुत सोच समझ के डिपार्टमेंट आपके बनाए जाते हैं, लेकिन आपका ये स्पॉन्टेनियसली आपका बन जाता है। ठीक है, अब आप यहां पर मान लो आप दोनों का इंटरेक्शन हुआ, तो आप दोनों का इंटरेक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही हुआ ना, आप सोच समझ के थोड़ी आए थे, आप स्पॉन्टेनियसली ही मतलब जो वो लोगों से मिल जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और यहाँ पर हमारे जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड जो है उनको फुलफिल करने के लिए किया जाता है, कि हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, हमें कोई फ्रेंड सर्कल चाहिए, अब यारी दोस्ती हमें चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी मतलब कोई तो ऐसा हो जिससे हम फालतू की बकवास कर सके, कोई तो ऐसा चाहिए ना, तो उसके लिए हम इनफॉर्मल ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा, जो सेट ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो रूल्स एंड प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई किसी का बॉस नहीं है, सब एक दूसरे के बॉस हैं। ठीक है, अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नीचे से मतलब जो ऊपर वाले बॉस को अपना काम बताओगे। ठीक है, और यहां पे ये आपका नो फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टी डायरेक्शनल आपका रहेगा। ठीक है, ये आपका जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो आपको फॉर्मल रखना पड़ेगा, छोटी है तो आपका इनफॉर्मल से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन ये आपका परमानेंट और स्टेबल होता है,
ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, आप सबसे पहले ग्रुप को लेफ्ट करोगे, फिर बोलेंगे ओ आस्था चली गई, है ना, फिर बोलेंगे ओ वैष्णवी चली गई, इसको क्या हुआ। तो वहां पर वो चीजें रहती है। फिर एक बंदा छोड़ के चला जाएगा, दूसरा बंदा उसको ऐड करेगा, फिर एडमिन को मैसेज करेंगे सर इसको ऐड कर लो। ये चीजें चलती हैं हमारी, ठीक है। तो उसमें ये चीजें आपकी रहेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो ऑर्गेनाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। ऐसे ही हम बाकी के जो फंक्शंस हैं उनको भी परफॉर्म करेंगे। इसमें आपका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये जो मेजर कॉन्सेप्ट है ये भी रह गए हैं। इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके रह गए हैं। और आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 3 फंक्शंस आपके ये रह गए हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए और इन वीडियोस को हमारे लाइक करते रहिए। जो भी क्वेरी, जो भी कमेंट आ रहा है आपका, तो आप उनको टाइप करते रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।